Hello and welcome to part 3 of Banking Final Account. Banking Final Account we prepare as per Banking Regulation Act 1949. So according to section 29, we need to prepare the final account. At the end of the year, we need to prepare account of every banking company. So banking company has to prepare two statement. One is balance sheet and second is profit and loss account, right? So when we talk about company, right? When we talk about company, so Companies Act, we called it balance sheet and SOPL, statement of profit and loss. But here, the Banking Companies Act, we have to say it is profit and loss account. So profit and loss account is prepared as per Form B. So specified format is given, so we need to remember that format, and balance sheet is in form A, right? So there are specific format is given, right? Format is given. And how to remember this balance sheet and profit and loss account, and how to prepare this balance sheet and profit and loss account, that we are going to learn in this part. It is very easy, and if you see this video till end, I'm sure that you will remember this balance sheet and profit and loss account, right? So before I start, so first we will discuss about the balance sheet, and balance sheet as per form number A we have to prepare, right? So what are the items of balance sheet, right? So that we need to learn. So to understand this form A, you know that we need to go to the functions of bank, right? Functions क्या है? तो functions कुछ borrow करना, right? Borrow करना and to lend, right? यही दोनों काम है ना, पैसा लेना और पैसा देना. तो पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, राइट? तो बैंक है तो उसका कैपिटल से ले सकते हैं ना, कैपिटल इश्यू कर सकते हैं. और क्या होता है, वो डिपॉजिट्स होती है ना, डिपॉजिट्स हम एज ए कस्टमर हम बैंक में रखते हैं, तो डिपॉजिट होती है, राइट? और अदर यहाँ से लोन बोन भी ले सकते हैं ना बैंक्स, अदर लायबिलिटीज भी हो सकती है, राइट? अदर लोन्स एंड लायबिलिटीज भी हो सकती है. और यहाँ लेंड करेंगे, राइट? तो लेंड कैसे करेंगे? तो कुछ एडवांसेस देंगे, लोन्स एंड एडवांसेस टू द कस्टमर देंगे. कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं ना, मतलब बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाद में कैश उसके पास होगा एज पर लीगल, राइट? तो ये तीन फंक्शंस, मतलब दो फंक्शंस आपको पता चल जाएगा कि बोरोइंग में कैपिटल होता है, ये डिपॉजिट्स लेते हैं, इसमें अलग अलग डिपॉजिट आती है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, राइट? अदर लोन्स भी ले सकते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है. सामने लेंडिंग क्या करती है? एडवांस देती है, मतलब लोन देती है, कैश क्रेडिट देती है, बैंक ओवरड्राफ्ट देती है. कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर बैंक्स और इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, राइट? एंड कैश भी, कैश ऑन हैंड भी होता है, राइट? तो ये फंक्शंस हमको पता चलेगा तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट. तो लायबिलिटी, ये बोरोइंग जो है वो क्या है? लायबिलिटीज है. क्या होता है? लायबिलिटीज. और लेंडिंग होता है वो क्या होता है? असेट्स होता है. तो अभी इतना समझने के बाद हम आगे एक स्टोरी सुन के हम ये पता करेंगे कि क्या क्या होता है. तो पहले लायबिलिटीज होती है, राइट? लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज के लिए एक स्टोरी मैं बनता हूँ, राइट? तो मतलब एक रामू धोबी करके है, राइट? रामू धोबी. तो वो ऑरेंजेस ला सकता है कि नहीं, राइट? वो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. मतलब रामू धोबी है, वो ऑरेंजेस ला सकता है कि नहीं ला सकता. तो कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, राइट? कैन रामू धोबी ब्रिंग ऑरेंजेस, राइट? रामू धोबी ऑरेंज ला सकता है कि नहीं ला सकता? अगर ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो ये लायबिलिटी का फाइनल हो जाएगा, राइट? तो देखते हैं, चलो क्या क्या होता है.
तो ये लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो कैन का सी है कैपिटल, फर्स्ट आता है, क्या होता है कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तो फर्स्ट कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या पूछना है, कैन रामू धोबी ब्रिंग ऑरेंजेस, तो कैपिटल आता है। बाद में तो हमको पता है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। और यहाँ क्या होता है, डिपॉजिट लेते कि नहीं, ये देखो फंक्शंस में बोरो करते हैं ना लायबिलिटी, तो डिपॉजिट्स होती है, राइट। और बोरोइंग्स होता है, BORROWING, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड, कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, राइट। तो शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन आपने पूछ दिया। तो द थर्ड शेड्यूल एज पर सेक्शन 29 फॉर्म ए, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट डेट, और बैलेंस शीट किस बैंक की बैंकिंग कंपनी की है वो, राइट, रुपीज इन थाउजेंड, करोड़ जो भी है वो, राइट। तो कैन रामू डोगी ब्रिंग्स ऑरेंजेस अगर हमने पूछ लिया, तो ये शेड्यूल 1 to 5 हमको पता चल गया। तो ये कैन रामू डोगी, एंड यहाँ हम देख के बोरोइंग में इतना इतना आता है। और हमको असेट साइड भी पता होना चाहिए ना, असेट साइड, ये तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल, मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड देखिए। अभी असेट साइड क्या देखेंगे, तो सीबीआई है ना, सीबीआई इज ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं सीबीआई रह गया, सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, फिर से मैं लिख देता हूं। तो सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के हिसाब से नाचती है, हमको बस याद रखने के लिए ये करना है। तो सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो क्या, तो सीबी, ऐसा मतलब ये पूछना है, सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछता है क्या 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 है, मतलब है कि नहीं, तो क्या बोलो सीबी, बस इतना याद रखोगे, रखेंगे तो असेट साइड आ जाएगा। सी फॉर कैश बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमको पता है कि ना कैश रिजर्व रखना है और आरबीआई में सबमिट करना है, तो ये कैश रिजर्व। सी बी बैलेंस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नंबर 7, आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, ये याद रखना है, ये वाला इन्वेस्टमेंट्स है, एडवांसेस देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स है, एडवांसेस दे है। और फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, तो फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आता है, अदर एसेट्स में आता है। तो अदर एसेट्स पता है, अदर लाइबिलिटीज के ऑपोजिट अदर एसेट्स होता है। और हमने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन था क्या, मतलब यहाँ असेट खत्म हो गई, राइट। तो क्या, तो सी बी, तो एडिशनल नंबर 12 लिखना है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच इज नॉट अकर्ड बट इट माइट अकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमको पे करना पड़ सकता है, ऐसी जो पॉसिबिलिटी है वो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एंड दिस इज बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब हमने बिल्स डिस्काउंट करवा दिए हैं, लेकिन अभी कलेक्ट करना बाकी है, जो रिस्क फैक्टर दिखा देता हूँ, यहाँ लिखना है विदाउट एनी शेड्यूल। तो आपको पता चल गया है कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो पहला क्या करेंगे, रामू धोबी को लेके आएंगे, तो कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। असेट साइड क्या होता है, तो सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या, तो सीबी, राइट। तो ये सब एक्रोनेम हमको याद रख के अगर हम करेंगे, तो हमारा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रहेगा। तो चलो मेरे साथ साथ बोलिए कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज को कैसे लिखा जाए, तो कैन रामू धोबी ब्रिंग ऑरेंजेस, राइट। एंड एसेट्स को, क्योंकि सीबीआई किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो क्या, तो सीबी, इतना याद रखोगे तो ये 100% आपके दिमाग में आ जाएगा।
तो आप क्या करना क्या करना क्या करना, तो ये दोनों याद रखना, लिख लेना। और ये बैलेंस शीट आपको जो दिख रही है, मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है, आराम से उसको उतार देना। ये शेड्यूल नंबर 1 to 12 आ जाएगा। एंड ये करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जनरली हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारा मतलब इन इन प्रैक्टिस हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ करंट ईयर का लिखेंगे। राइट। तो बैलेंस शीट कैसा फॉर्मेट है, ये थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है, वो आराम से अपनी नोटबुक में लिखिए। राइट। ये वीडियो देखते देखते भी आप लिख सकते हो, और साथ में बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना 100%, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं आया तो ये मतलब पूरा आपका जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाएगा। तो रामू धोबी को लेके आ जाइए, और उसको डाउट करिए कि ब्रिंग ऑरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या है सीबी, तो उसके हिसाब से क्या करना है हमको, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना है। अभी फॉर्मेट याद रखना है तो हमको पता है कि ये क्या है। तो कैपिटल है ना, कैपिटल। तो कैपिटल कैसे लिखते हैं, तो शेड्यूल 1 में कैपिटल आता है। राइट। तो कैन रामू धोबी, तो सी फॉर कैपिटल। तो कैपिटल का क्लासिफिकेशन करना है, ये फॉर्मेट दिया है तो हमको याद ही रखना पड़ेगा। तो फॉर नेशनलाइज बैंक होती है ना, नेशनलाइज बैंक, कैपिटल फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना है वो। राइट। वो दिखाना पड़ेगा। फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर की कंपनी है, बाहर की बैंकिंग कंपनी है, तो क्या है, कितनी कैपिटल है वो लिखना चाहिए। राइट। ये टोटल आ जाएगा। और फॉर अदर बैंक्स मतलब ये फुल्ली ओन नहीं है। अदर बैंक्स के लिए ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, लेस कॉल्स अनपेड, मतलब जो बाकी हफ्ता है वो माइनस करेंगे, एंड फोरफिटेड शेयर्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये तो पता ही है हमको सर। तो ये जो करना है, जो वो करना ही है। राइट। तो कितना यहाँ है, तो ये टोटल इज इक्वल टू यही टोटल होगा। राइट। अगर ये नहीं है तो इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम मेजोरिटी यहाँ से फॉलो करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इसमें से कितना इश्यू किया है, सब्सक्राइब कितना है, अ, उसमें कॉल्ड अप कितना है, माइनस अनपेड मीन्स कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं ना, और प्लस फोरफिटेड शेयर्स, ऐसा करके हम क्या करेंगे, कैपिटल। मतलब आपको अगर इमेजिनरी फिगर से बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनी की बनानी है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ये तीनों पॉइंट आ जाना चाहिए। राइट। तो कैन रामू धोबी, तो सी आ गया। देन रामू धोबी का आर। राइट। तो शेड्यूल नंबर 2 है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो बाकी रहा ना प्रॉफिट में से रिजर्व। तो पहला स्टैट्यूटरी रिजर्व, हमको पता है कि एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट होता है उसका 25% प्रॉफिट कहाँ स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाता है। तो ऐसा ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर में जो प्लस किया, और डिडक्शंस अगर हुआ है तो माइनस करके यहाँ हम लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2 लाख स्टैट्यूटरी रिजर्व था, इस साल 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो उसका 25%, तो 2,25,000 यहाँ क्या होगा, करंट ईयर का बैलेंस रहेगा। सिमिलरली कैपिटल रिजर्व जो भी है वो लिखना पड़ेगा, मतलब ओपनिंग प्लस माइनस जो भी है वो लिखेंगे। शेयर प्रीमियम है, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स है, जो भी है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, जो भी है उसका टोटल यहाँ हमको क्या करना है, वो लिख देना है। तो मेजोरिटी स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर प्रीमियम होगा तो आएगा, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व होगा तो आएगा। ये सब हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो लिख देंगे। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब 25% ये स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा, तो बाकी का 75% आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो यहाँ लिखना है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। राइट। तो शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैन रामू धोबी, धोबी का डी आता है। राइट। तो डी फॉर डिपॉजिट्स, उनका काम क्या है भाई, पैसा लेना, पैसा लेना, बैंक का काम क्या है, पैसा लेना, पैसा ले आ तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। तो क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट। राइट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है,
वो जो करंट अकाउंट होता है ना कस्टमर का, जो कष्ट कर कर मरते हैं, वो करंट अकाउंट वाला, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट में कभी जो व्यापारी लोग या कंपनी खुलवाती है जो अकाउंट, कभी भी कितने भी ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, और जिसपे इंटरेस्ट दो अंडे मिलते हैं, सॉरी जीरो जीरो पैसा मिलता है ना, वैसा जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, राइट। फॉर बैंक्स एंड फ्रॉम अदर्स, कहाँ कहाँ बैंक के पास, अदर बैंक्स ने कहाँ रखा है, अदर ने कहाँ रखा है, वो डिमांड डिपॉजिट्स कितनी है, वो करंट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट हम जैसे जैसे ना कमाते रखते हैं, राइट। तो हमारा एसबी अकाउंट होता है ना, एसबी सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये एसबी अकाउंट है। एंड टर्म डिपॉजिट ये एफडी अकाउंट है, कि भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए हमने करवा दिया, वो जो है वो यहाँ लिखेंगे, राइट। और ये जो टोटल है उसका बाइफरकेशन करना है, डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। अगर फॉरेन में भी ब्रांच है तो इंडिया में से कितना ये लिया, बाहर से कितना लिया, तो ये फॉरेन एक्सपोजर या फॉरेन में से कितना कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप पूरे विदेशी रंग से रंगे नहीं गए हो ना, वो क्लैरिफिकेशन के लिए ये क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आपने क्या किया, यहाँ लिया है, राइट। तो इसमें जो डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस यहाँ 80,000 है, और बाकी का 20,000 है, मतलब बाहर से आप 20,000 का बिजनेस कर रहे हो, ले रहे हो, तो हमको पता चलेगा आरबीआई को। और कुछ भी कंट्रोल पॉइंट होगा तो आपको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैन रामू धोबी, तो डी आ गया। ब्रिंग्स ऑरेंजेस, तो बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4। तो बोरो करते हैं ना, मतलब पैसा ऐसा नहीं है कि सब कस्टमर ही रखते हैं सेविंग बैंक करंट अकाउंट में, राइट। कुछ कुछ बोरो भी करना पड़ता है, तो आरबीआई से कितना लिया पैसा, अदर बैंक से कितना लिया, अदर एजेंसी से कितना लिया, राइट। बोरोइंग आउटसाइड इंडिया कितना है, मतलब इतना इंडिया एंड आउटसाइड में कितना है वो लिखना पड़ेगा। मतलब किसी और से पैसा लिया है अदर देन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट, तो आपको ये बोरोइंग्स में बताना पड़ेगा। किसी के पास से लोन लिया है तो यहाँ बताना पड़ेगा, कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस का अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, शेड्यूल नंबर 5, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो अदर लाइबिलिटीज कौन सी हो सकती है, बिल्स पेबल, किसको बिल्स देना है, राइट, हुंडी। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट अगर क्रेडिट होता है तो अदर लाइबिलिटी में आता है, और डेबिट होता है तो अदर एसेट्स में आता है, राइट। तो अदर एसेट्स में ये जब आएगा तो मैं बताऊंगा। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स मतलब हमारा जो एक ब्रांच है और दूसरा ब्रांच या दूसरी जो बैंक है, उसका लेना देना होता रहेगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई है और ये देना बैंक नहीं लिखते, लेकिन यहाँ बीओबी लिखते हैं, राइट। तो पैसा चाहिए तो यहाँ देते हैं, पैसा चाहिए तो यहाँ देते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, बीओबी का अकाउंट है तो एसबीआई के अकाउंट में से उठाते हैं, तो बाद में ये सब एडजस्ट करते हैं ना, क्योंकि हमने एटीएम कौन सा यूज किया, एसबीआई का। तो ऐसे ऐसे प्लस माइनस होते रहेंगे, और वो जो नेट निकलेगा, मतलब बीओबी से हमने 5 लाख उठाए, राइट, मान लो, और मतलब बीओबी का 5 लाख उठाए, कहाँ से, एसबीआई का। और एसबीआई के जो कस्टमर थे यहाँ 3 लाख उठाया, राइट, 3 लाख। तो 2 लाख रुपया क्या हुआ, कि 2 लाख रुपया बीओबी को इसको देना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव आएगा, वो क्रेडिट आएगा। अगर ऐसा है तो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस है, तो हम कहाँ लिखेंगे, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में लिखेंगे। एंड इंटरेस्ट अक्रूड मतलब एफडी रखी है हमने, कितने साल की, 3 साल की। अगर 6 महीने ऑलरेडी हो गए तो यहाँ का अक्रूड है, मतलब ड्यू नहीं है, अक्रूड एंड ड्यू नहीं है। ड्यू नहीं है मतलब अभी पे नहीं करना है, पे तो 3 साल के बाद करना है, लेकिन यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट अक्रूड है, तो हमको गिनना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट अभी पेश कर सकते हैं, राइट। एंड अदर इंक्लूडिंग प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एग्जाम्पल आएगा ना तो ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोविजन क्या करना है, तो ये पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब जब आएगा तब, इंक्लूडिंग प्रोविजंस वाला। तो प्रोविजंस तो ये पार्ट है प्रोविजन का, अदर लायबिलिटी तो ये 3 लिख दिया, रेंट प्रोविजंस हम बाद में लिख देंगे।
तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, राइट। तो ओ अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अदर लायबिलिटीज 5 शेड्यूल, और क्या है, टोटल कर देना, ये तो फॉर्मेट बना देना ही है। और सब शेड्यूल बनाना है ना, शेड्यूल। लो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में नोट्स आती थी, यहाँ क्या आता है, शेड्यूल्स आता है। अभी एसेट्स में, तो एसेट्स में क्या बोलना है कि भाई मजा नहीं आ रहा है, सीबीआई है ना बहुत खतरनाक है, इसे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो सी फॉर कैश, बैंक के पास पहले क्या होता है, कैश। एंड बैलेंस विथ आरबीआई, मतलब रखना है तो कैश, तो इसमें दो ही आते हैं ना, कैश इन हैंड, तो इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी, डॉलर वॉलर कुछ है तो, राइट, नोट्स परचूरन है तो भी कितना हाथ पे कैश है। एंड बैलेंस विथ आरबीआई, तो आरबीआई के करंट अकाउंट में एंड अदर अकाउंट में हमने कितना पैसा जोड़ा है भाई, तो अभी ले सकते हैं, तो ये पूरा लिक्विडिटी के हिसाब से जाता है। तो कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, तो सी आ गया। तो यही याद रखना है, शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। बी, सीबीआई का बी है बैलेंस विद अदर बैंक। ये बैंक है तो कैश तो होगी ना, मतलब बैंक बैलेंस भी होगा, तो बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये मैं सिखाता हूँ। तो बैलेंस विद अदर बैंक्स मतलब हमने पैसा बीओबी के पास भी रखा होगा, फॉर एग्जांपल हमारी एसबीआई है, राइट, बीओबी के पास या अदर बैंक्स को भी हम दे सकते हैं ना पैसा, तो उसके पास कितना हमारा बैलेंस है। एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मतलब हमने जो शॉर्ट टर्म के लिए किसी को दिया है वो कहाँ कहाँ से हम आ सकता है, राइट। मतलब किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट या मतलब किसी बैंक को कहीं दिया है और वो तुरंत हमको देने वाली है और बोलो तो तब दे दे, तो ये मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस होता है। तो ये जो बैंक का हमारा जो ना, जब पैसा हमारे पास था कहीं से डिपॉजिट आई, तो इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया कितना है वो दिखाना पड़ेगा, तो सब अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस विद बैंक्स इन करंट अकाउंट, इन डिपॉजिट अकाउंट, एंड सेकंड ये लिखे है बैलेंस विद बैंक, करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट में कितना है, राइट। एसबी अकाउंट नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। एंड सेकंड है मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, ये जो है ये दोनों पार्ट यहाँ क्लियर हो गए, राइट। सो विद बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कितना कितना है, तो बैलेंस विद अदर बैंक्स में कितना है एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में कितना है वो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसका टोटल करने के बाद वैसे ही आउटसाइड कितना है, तो इंडिया एंड आउटसाइड का, और यहाँ टोटल लिखेंगे, अमेरिका में जितना है वो यहाँ लिखेंगे, इंडिया के अदर बैंक में वो यहाँ लिखेंगे। वैसा करके हम क्या बनाएंगे, शेड्यूल नंबर 7 सी बी, राइट। तो बैलेंस विथ बैंक्स एंड सीबीआई आएगा ना, तो आई क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। हम भी कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इन इंडिया, वो अलग अलग बताना है और बाद में इसका फाइनल टोटल करना है। तो इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, किसी के शेयर खरीद सकते हैं, जैसे एसबीआई ने यस बैंक के शेयर खरीदे, वैसे डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अदर कुछ हो सकता है, तो जितना इंडिया में वहां टोटल करेंगे। वैसे ही आउटसाइड इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब यूके की सिक्योरिटी, यूके की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और सब्सिडरीज वहां की खरीद ली, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है वहां खरीद लिया और अदर इन्वेस्टमेंट्स किया है वो, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया में, ये आउटसाइड, ये इन्वेस्टमेंट्स। तो सीबीआई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8 याद रखना है। सीबीआई इज ये मेन फंक्शन है कि पैसा देना, तो वो बोलते हैं एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। तो एडवांसेस में इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वो सब करना पड़ेगा। तो ए में बिल्स परचेज होता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन, रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन, तो लोन देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, बिल्स परचेज, ये मेन फंक्शन है उसका यहाँ लिख देना है।
तो ये लिख देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना है कि सिक्योर्ड कितना है, गवर्नमेंट गारंटी कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। तो यहाँ 1 लाख फॉर एग्जांपल है, तो ये क्लासिफिकेशन होगा। इसमें से और भी होगा कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किया है कि प्रायोरिटी जिसको दिया जाएगा उसको लोन देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल क्रॉप लोन, जो खेडूत होते हैं उसको क्रॉप लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तो उसको कितना दिया और इंडस्ट्री को कितना दिया, अदर बैंक को कितना दिया, ये सब क्लासिफिकेशन करना है। तो इसका ही क्लासिफिकेशन सब जगह होगा। एडवांसेस आउटसाइड इन इंडिया, राइट, ये सब बिल्स परचेज डिस्काउंट आउटसाइड जितना भी है, राइट, तो यही सब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन ये इंडिया का है, राइट, ये इंडिया का है और ये फॉरेन का है। तो ये C1 C2 का जो टोटल है तो वो यहाँ करना है, राइट। तो इसका ये यही टोटल होता है, राइट। तो ये है एडवांसेस। एग्जांपल आएंगे तो आपको ये कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, जो भी है वो लिखते जाएंगे, क्योंकि एडवांसेस में मेनली आता है बिल्स परचेज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं दूसरों को वो ओवरड्राफ्ट, राइट, जिसकी डेबिट बैलेंस होती है, एंड रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम यहाँ लिखेंगे। तो सीबीआई इज अ एफओ, तो एफओ फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स लिखेंगे। तो फिक्स एसेट्स तो प्रीमाइसिस और जो भी है, प्रीमाइसिस मतलब जो बिल्डिंग है वो, राइट। तो शुरुआत में कितनी थी, खरीदा कितना, बेचा कितना, डेप्रिसिएशन कितना किया, बाकी कितना रहा, ये लिखना है। अदर फिक्स एसेट में भी वैसे करना है। जो जो फिक्स एसेट्स है उसको हमको लिस्ट बना के देना पड़ेगा। करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हम बात नहीं कर रहे, तो करंट ईयर में जितना है वो लिखेंगे। तो प्रीमाइसिस है, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर एग्जांपल है, और फर्नीचर है, सब जो है उसका टोटल करेंगे। फ्रॉड, ऑर्गेनाइजेशन, ओ अदर एसेट्स, तो जो एसेट्स फिक्स नहीं है बाकी का। तो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, मैंने करंट लायबिलिटी में बोला था कि इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो वो कहाँ आएगा, अदर एसेट्स में बनेंगे। मतलब हमने किसी को और ज्यादा दे दिया तो हमारा एसेट्स हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड, हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट हमको अक्रूड हो गया है, एक्रूड अक्रूड जब भी बोले, राइट, तो वो यहाँ लिखेंगे। एडवांस टैक्स, टीडीएस, स्टेशनरी एंड स्टैम्प, स्टेशनरी एंड स्टैम्प क्या है कि हमारा करंट एसेट्स है, राइट। तो बहुत सारी स्टेशनरी होती है ना, कंप्यूटर यूज होता है तो उसका जो कागज होता है, और बैंक में तो लिखा पट्टी ज्यादा होती है ना पैसों की, तो स्टेशनरी स्टैम्प अलग से बताते हैं। और नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, मतलब बिल्डिंग है हमारे पास लेकिन हमारा नहीं है, किसी ने लोन नहीं भरा है तो हमारे पास आ गया है, तो अदर एसेट्स में आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखूं कि बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग, यहाँ लिखो कि और और सरेंडर और कैप्चर्ड और क्लेम, क्लेम नहीं मिला इसलिए कैप्चर किया है, तो ये बिल्डिंग कहाँ जाएगा, अदर एसेट्स में। ये बिल्डिंग यहाँ फ्रॉड में नहीं घुसाना है, फिक्स एसेट्स में नहीं लिखना है, राइट। तो सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, और क्वेश्चन पूछना है क्या, तो बोलना है सीबी, राइट। तो सी बी का मतलब होता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच इज नॉट अकर्ड, इट लाइकली टू बी अकर्ड, हो सकता है हमको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बीओडी पे कुछ चार्ज करे, राइट, बैंक लोन फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन लिया, चलो किसी ने हाउसिंग लोन लिया और उसका जब लिया तो रेट था 12%, राइट, घट गया 10% या 7%, लेकिन हमारा सिस्टम में 12% का 12% दिखा रहा है, राइट। अगर वो आता है कि नहीं 12% नहीं हमारा 7% ही होना चाहिए और कुछ हो गया, और बाद में उसने कोर्ट में केस कर दिया और केस में बोला कि नहीं नहीं आपको ये तारीख से 7% चार्ज करना पड़ेगा, तो ये जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे हम, उसका माइनस करेंगे, उधर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। और बैंक मतलब कोर्ट ऐसा भी बोल सके नहीं नहीं भाई 12% सही है क्योंकि तूने उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सही है। इन दैट केस इट लाइक टू बी अकर ए लायबिलिटी, हो सकती है।
तो जो क्लेम्स होता है, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज एज डेट, हमने एक्नोलेज नहीं किया भाई, नहीं नहीं तेरा तो 12% है यार, नहीं नहीं हमारा 60%, तो एक्नोलेज नहीं किया, राइट। लायबिलिटी फॉर पार्शियली पेड इन्वेस्टमेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड का शेयर्स खरीदा है 100 शेयर्स, राइट, उसका फॉर एग्जांपल 100 रुपीज क्या है, वो है, लेकिन हमारे पास 50 डिमांड किया है, तो 5000 हमने किया है, लेकिन 5000 कभी भी हमारे से पास मांग सकते हैं ना, क्योंकि 50 ही पेड अप है, तो 50 कभी भी डिमांड कर सकते हैं, तो उसका ये यहाँ लिख देंगे। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी जो लायबिलिटी बन सकती है, आगे हमारी लायबिलिटी बन सकती है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। गारंटी जो भी दिया है इंडिया में आउटसाइड में, तो मैंने पहले जो लेक्चर था पहला दूसरा, इसमें गारंटी देती है, राइट, क्यों कि फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है तो गारंटी देती है, और फ्लॉप हो गया ये पार्टी, इंडिया का पार्टी, तो हमको एज ए बैंक देना पड़ेगा, देना पड़ सकता है, ये जो गारंटी दी है तो लायबिलिटी हो सकती है। मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ इक्विपमेंट्स डॉक्टर मंगवाता है, राइट, तो यहाँ से गारंटी देती है बैंक की गारंटी, ये डॉक्टर ने देगा तो हम देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर का डेथ हो जाए या वो बैंकरप्ट हो जाए तुरंत तुरंत, वो नहीं दे पाया तो हमको देना पड़ सकता है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आती है। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सेप्टेंस किया है वो, एंड अदर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होता है, वो लिखना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, और ये बिल्स फॉर कलेक्शन लास्ट में आता है, बिल्स फॉर कलेक्शन यहाँ नहीं लिखा है, तो सिर्फ बिल्स फॉर कलेक्शन डायरेक्टली हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ कोई शेड्यूल नहीं बनेगा, राइट, तो यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो ये रहा बिल्स फॉर कलेक्शन, डायरेक्ट लिखने, ठीक है, पर्टिकुलर दी जाएगी बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन है तो उसको करंट अदर एसेट्स में नहीं मानना है, बिल्स फॉर कलेक्शन अलग से आता है, अलग से लिखा जाता है, इसका टोटल करके यहाँ लिखा जाता है। तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस, राइट, तो ये याद रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका फॉर्मेट कैसे याद रखना है, राइट, तो ये आपको याद रहा कि नहीं क्या है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जो एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये पहले से करके रखना पड़ता है, राइट, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिट्टो टू डिट्टो एंड लिट्टो टू लिट्टो याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।